ऑर्थोडोंटिस्ट जो है ये डेंटिस्ट्री की सबसे ओल्डेस्ट स्पेशलिटी है। डेंटिस्ट्री और मेडिसिन भी है, ये भी कंप्यूटर की जद में आ चुकी है। जब कोई ट्यूटर, गाइडर या मेंटोर ना हो तो लर्निंग का प्रोसेस जो होता है काफ़ी पेचीदा होता है। मेरा न्यूयॉर्क में एक डेंटिस्ट के साथ थोड़ा रब्ता वगैरह हो गया था ऑनलाइन। वो 1999 से तकरीबन अपने क्लिनिक में एक्सक्लूसिवली इनविजिबल ब्रेसेस, अलाइनर्स वगैरह यूज़ कर रहे थे। कोई बिजी CEO वगैरह हो या कोई बहुत सीनियर पर्सन हो, पॉलिटिशियन हो या कोई इन्फ्लुएंसर हो, अब उसके मुंह में ब्रेसेस लगे होते हैं तो वो यूजुअली लोगों के सामने बात करते हुए हिचकिचाता है। तो ये सिलसिला 1-2 साल तक चलता रहता है। अब हमारे पास जो है आ गए हैं इनविजिबल अलाइनर्स। ये भी दांतों को सीधा कर देती है, क्योंकि डॉक्टर्स जो थे पहले इस फील्ड में इतने इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि यार डॉक्टर्स का कंप्यूटर्स वगैरह के साथ क्या काम या अलाइनर्स या डिजिटल डेंटिस्ट्री के साथ क्या काम। उनका काम तो सिर्फ बस पेशेंट की डीलिंग में। चुगताई साहब के बारे में आजकल सबको पता होगा डेंटल कम्युनिटी में जो है कि पहली दफ़ा डिजिटल डेंटिस्ट्री को भी ये पाकिस्तान में ये ही ले आए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मेहताब अज़ीज़ हूँ और चुगताई पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ की, खुसूसन जो डेंटिस्ट्री की फील्ड में आ रही हैं। और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं डॉक्टर यासिर इसरार साहब। यासिर साहब, आपको खुश आमदीद, आप तशरीफ़ लाए। जज़ाकल्लाह जी। तो आप जो है वो डिजिटल ऑर्थो डेंटिस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है। बिल्कुल। अच्छा यासिर साहब, पहले तो ये बताएंगे ये होती क्या चीज़ है? देखिए, मेडिकल और डेंटल फील्ड में जितनी टेक्नोलॉजीज़ है वो वक्त के साथ साथ इवॉल्व करती जा रही है। तो पहले ये सारे काम मैनुअल पे होते थे, ऑन पेशेंट होते थे। अब वक्त के साथ साथ जिस तरह हर फील्ड को डिजिटाइजेशन ने डेवलप कर लिया है, इस तरह डेंटिस्ट्री और मेडिसिन भी है, ये भी कंप्यूटर की जद में आ चुकी है। अभी आधे से ज़्यादा प्रोसीजर जो थे, जो पहले लैब में मैनुअली कोई टेक्नीशियन वगैरह होता था वो हैंड से करता था, अभी वही चीज़ कंप्यूटर पे डिज़ाइन करते हैं। तो डिजिटल डेंटिस्ट्री बेसिकली जो है आधी से ज़्यादा हमारी चीज़ों को जो है कंप्यूटर डिज़ाइन के ज़रिए असिस्ट कर सकती है। लेकिन ये ऑर्थोपेडिक का जो काम होता है ये तो चीर फाड़ वाला नहीं होता, तो इसमें डिजिटल कैसे जो है ना वो आपका जो अच्छा। वो इंजेक्शन होते हैं वो डिजिटल हो गए हैं? नहीं, इंजेक्शन जो है अनफॉर्चुनेटली पिछले 100 साल से वही एक डिज़ाइन में हारे उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। तो फिर इसमें क्या ऑर्थो डिजिटल क्या चीज़ है? तो बेसिकली हमारा शोबा डेंटिस्ट्री के उस फील्ड से है जिसमें हम पेशेंट्स की दांतों अगर दांत टेढ़े वगैरह हो या थोड़े आगे पीछे हो तो उनको सीधा करते हैं, उनकी स्माइल आर्क वगैरह को ब्यूटीफाई करते, डेवलप करते हैं। तो अब इसकी डिजिटाइजेशन जो है उस पे असर ये पड़ा है कि पहले जो हमारी ये चीज़ें होती थी कि फिक्स ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस के ज़रिए से होती थी पिछले 100 साल से। वैसे आपको बताऊं कि ऑर्थोडोंटिस्ट जो है ये डेंटिस्ट्री की सबसे ओल्डेस्ट स्पेशलिटी है। फर्स्ट स्पेशलिटी ऑर्थोडोंटिक्स की थी। तो पिछले 100 साल से बस वही मेटल ब्रेसेस का दौर था। उसमें थोड़ी बहुत डेवलपमेंट्स हुई है मगर वही मेटल की ही रही है, जो पेशेंट के दांतों पे हम फिक्स कर देते हैं और उससे उनके दांत वगैरह सीधे हो जाते हैं, उनकी स्माइल वगैरह ब्यूटीफाई हो जाती है। अब डिजिटाइजेशन ने उसको किस तरह डिफरेंट कर दिया है कि पहले ये क्लिनिक में डेंटिस्ट हर ब्रैकेट वगैरह रख रहा होता था, वहीं पे उसकी पिक्चर्स वगैरह पे ट्रीटमेंट प्लान वगैरह बना रहा होता था। अब मसला उसमें ये हो कि ये इलाज जो था वो ज़्यादातर बच्चे वगैरह प्रेफर करते थे कि 12-13 ईयर्स के बच्चे आ जाते थे पेरेंट्स के साथ कि डॉक्टर साहब इनके दांत वगैरह टेढ़े हैं, इनको सीधा करें। हम उनके लिए ब्रेसेस वगैरह लगा देते थे। अब मसला कहाँ पे आता है कि हमारी लार्ज पॉपुलेशन जो है उन्होंने कभी ज़िंदगी में ब्रेसेस ट्रीटमेंट की ही नहीं है, जो अब एक मिडिल एज पॉपुलेशन तक पहुँच चुके हैं, 30s में, 40s में, 50s में। अब हमारी सोसाइटी का नॉर्म और कल्चर ऐसे बन गया है कि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स को अभी भी जो है इतना प्रेफर नहीं किया जाता, या इस तरह कह ले कि उनका किसी को अगर पता चल जाए कि इसकी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हुई है तो थोड़ा सा स्टिग्मा उसके इर्द गिर्द अभी भी है। यानी कि आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो फिर आप जो है वो कहते हैं कि लोग पूछेंगे कि हाँ भाई क्या तकलीफ़ है तुम्हें, हाँ किस बिल्कुल। लिए जो है हाँ, ना अभी फिर से क्यों जवानी क्यों चाहते हो? जवानी के कोई अब देखिए, कोई मिडिल एज का बंदा हो, बाल थोड़े से काले वगैरह, हेयर डाई कर दे तो बस सारे कोलिग्स उसके पीछे पड़ जाते हैं कि क्या दूसरी शादी का इरादा है कि क्या चीज़ है ना। सही से। तो इस तरह मुख्तलिफ स्टिग्मास उसके इर्द गिर्द बने हुए थे। तो अब ख़ुद सोचे कोई बिजी CEO वगैरह हो या कोई बहुत सीनियर पर्सन हो, पॉलिटिशियन हो या कोई इन्फ्लुएंसर हो, न्यूज़ कास्टर हो,
अब उसके मुंह में ब्रेसेस लगे होते हैं तो वो यूजुअली लोगों के सामने बात करते हुए हिचकिचाता है। दूसरा जो है, ब्रेसेस का ताल्लुक जो है वो क्लिनिक के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता था। पेशेंट को हर महीने आना होता था, ब्रेसेस में एडजस्टमेंट हो जाती थी, वो फिर वापस चला जाता, अगले महीने फिर आना। तो ये सिलसिला साल 2 साल तक चलता रहता है। तो कुछ बिजी प्रोफेशनल्स के लिए ये रूटीन इवन मेंटेन करना, अगर वो ब्रेसेस लगा भी ले, ये रूटीन इवन इनके लिए मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब डिजिटाइजेशन ने उसको किस तरह इम्प्रूव किया है कि अब हमारे पास जो है आ गए हैं इनविजिबल अलाइनर्स। सही। ये बेसिकली क्लियर ट्रांसपेरेंट रेज होती है, ये भी दांतों को सीधा कर देती है। अब इनकी डिज़ाइन जो है ये सारी कंप्यूटर असिस्टेड होती है, जिसको हम कैड डिज़ाइनिंग कहते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कहते हैं। सही। तो हम पहले मरीज़ के नाप वगैरह डिजिटली ले लेते, जिसको इंट्राओरल स्कैनिंग वगैरह कहते हैं। फिर उसी स्कैन को हम वेरियस डायग्नोस्टिक मेथड्स के ज़रिए से कंप्यूटर वगैरह पे डिज़ाइन कर देते हैं कि इस बंदे की ट्रीटमेंट प्लानिंग जो है इस तरह होगी। फिर वही क्लियर इनविजिबल ट्रेस जो होते हैं वो पेशेंट को दे देते हैं कि आप ये ले जाएं, इस्तेमाल कर दें, आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाए, बेशक 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, साल का हो, उसके बाद आ जाए, हम देख लेंगे कि फर्दर कोई इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो योर ट्रीटमेंट इज़ फिनिश्ड। तो अब इसका फ़ायदा बिज़ी प्रोफेशनल्स को इस तरह हो गया कि अब वो कॉन्फिडेंटली हर जगह पे अपना इलाज भी कर सकते हैं। इनविजिबल होता है, किसी को देख भी नहीं रहा होता, तो दे आर वेरी हैप्पी विद दिस। ये टेक्नोलॉजी वैसे बेसिकली आपको बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी है भी पाकिस्तानी ओरिजिन्स की। अच्छा, तो ये हमारा जो करिकुलम है डेंटिस्ट्री का जी। उसमें शामिल है ये? नहीं, अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे डेंटल करिकुलम में बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि डिजिटाइजेशन जो है इवन दो पाकिस्तान में हम इसको एक बहुत यूनिक चीज़ समझ रहे हैं, बाकी दुनिया में ये एक नॉर्म बन चुका है। हमारा करिकुलम जो है अभी भी वो ओल्ड स्कूल डेंटिस्ट्री, हमारी किताबें जितनी हैं वो सारी ओल्ड स्कूल डेंटिस्ट्री में है। दूसरा, हॉस्पिटल्स में जो है वो फैसिलिटीज़ फंडिंग की वजह से अवेलेबल ही नहीं है कि लोगों को उस तरीके पर ट्रेन कर सके। तो अभी वेरियस प्राइवेट लैब्स वगैरह हैं, प्राइवेट कोर्सेज़ वगैरह हैं, तो उनके ज़रिए से स्टूडेंट्स जो है अपने आप को सेल्फ़ ट्रेन कर रहे हैं थोड़े बहुत, मगर उनकी परसेंटेज जो है पाकिस्तान में अभी भी उस डिग्री तक नहीं पहुंच सकी कि उसको एक नॉर्म बना सके। अच्छा, तो ये सूरत हाल हुई है, तो डॉक्टर साहब इसमें आपने कहाँ से सीखा ये अगेन जो है ये सेल्फ़ लर्निंग के ज़रिए अच्छा। हुई है। इवन दो मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह दूँ कि सेल्फ़ लर्निंग जो है ये बहुत मुश्किल चीज़ है। जब कोई ट्यूटर, गाइडर या मेंटर ना हो तो लर्निंग जो हो का प्रोसेस जो होता है काफ़ी पेचीदा होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि क्या सीखना ज़रूरी होता है। डिजिटाइजेशन से शौक़ जो मेरा है ये बेसिकली बचपन से था। सही। हम बचपन में कंप्यूटर बचपन में आप दूसरों के दांत निकाला करते थे? नहीं, दांतों का आइडिया नहीं था, मेरे दांत अपने निकले थे और किसी दूसरे के नहीं तोड़े। बेसिकली हम कंप्यूटर गेम्स के बहुत शौकीन थे। वालिद साहब हमें बहुत डांटते वगैरह थे कि नज़र ख़राब हो जाएगी, मगर मैं और मेरा भाई उसके साथ चिपके रहते थे। तो इवन दो हम फिर प्रोफेशनल लाइफ में आगे डेंटिस्ट्री के साथ जुड़ गए, फिर ऑर्थोडोंटिक्स में स्पेशलाइजेशन कर दी, मगर वो डिजिटाइजेशन वाला एस्पेक्ट जो है वो बैक ऑफ द माइंड पड़ा हुआ था। फिर ये 2019 की बात है कि मेरा तारुफ थोड़ा सा यूट्यूब और सोशल मीडिया के ज़रिए डिजिटल डेंटिस्ट्री से हो गया। उस वक्त भी इवन तो मुझे आइडिया इतना नहीं था कि ये डेंटिस्ट्री में इतनी अहम चीज़ है। उस वक्त भी हम इसको बस कोई बहुत एडवांस चीज़ समझ रहे थे कि ये हमारे 25-30 साल बाद शायद नॉर्म हो जाएगी, अभी उसका ज़माना नहीं है, और हमारे सीनियर्स भी यही समझ रहे थे। हो इन द लास्ट 2-3 ईयर्स स्पेशली कोविड के टाइम के बाद जो है बहुत एक्सेलरेटेड तरीके से इसने अपनी जगह बना दी है डिजिटाइजेशन। तो मेरा अपना इंट्रोडक्शन जो फॉर्मली इसके साथ हुआ था कि मेरा न्यूयॉर्क में एक डेंटिस्ट के साथ थोड़ा रब्ता वगैरह हो गया था ऑनलाइन। वो जो थे वो 1999 से तकरीबन अपने क्लिनिक में एक्सक्लूसिवली इनविजिबल ब्रेसेस, अलाइनर्स वगैरह यूज़ कर रहे थे। तो उनके साथ मैं ट्रीटमेंट प्लानिंग वगैरह में ट्रेन हो गया था और उनके साथ 2 साल तक मैंने काम भी किया था ऑनलाइन उसके साथ। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि वो बेसिकली इनविजिलाइन कंपनी को यूटिलाइज़ कर रहे थे अपने अलाइनर्स के लिए, विच इज़ द टॉप कंपनी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अब मेरा काम वहाँ पे क्या था कि इनविजिलाइन कंपनी से जो प्लान वगैरह आ जाते थे उनको क्रॉस चेक करना कि ये एक ऑर्थोडोंटिक पर्सपेक्टिव से ये प्लान ठीक है मरीज़ के लिए कि नहीं। तो हर प्लान पे
दिन में 5-6 घंटे गुजर जाते थे, 5-6 प्लान्स वगैरह हो जाते थे, उनमें काफ़ी सारी गलतियाँ होती थी टेक्नीशियन की तरफ से, जो मैं ठीक करता था। सही। मेरी जॉब बेसिकली यही थी जी। कि टेक्नीशियन के काम को मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूँ, कि मरीज़ के लिए ऑप्टिमाइज़ हो जाए। तो वहाँ पे मुझे रियलाइजेशन ये हुई कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी की ये हालात है कि इनको भी कांस्टेंट डॉक्टर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। सही, सही। क्योंकि डॉक्टर्स जो थे पहले इस फील्ड में इतने इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि यार डॉक्टर्स का कंप्यूटर्स वगैरह के साथ क्या काम, या अलाइनस या डिजिटल डेंटिस्ट्री के साथ क्या काम। उनका काम तो सिर्फ बस पेशेंट की डीलिंग में है। सही। तो वहाँ से मुझे रियलाइजेशन हुई कि ये दुनिया की टॉप कंपनी का ये हाल है, तो पाकिस्तान में क्या हाल होगा क्लियर अलाइनर मार्केट का। तो वहाँ से मुझे ये मोटिवेशन मिली कि ये ट्रीटमेंट जो है ये सिर्फ कंप्यूटर का काम नहीं है, इसमें ऑर्थोडोंटिस्ट स्पेशलिस्ट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रीटमेंट जो है हर मरीज़ के लिए पर्सनलाइज है। जिस तरह हर किसी के जूते का नंबर डिफरेंट होता है, एक ही जूता सबके पाँव पे नहीं फिट होता, हर एक के फेस स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो इस तरह ये ट्रीटमेंट भी पर्सनलाइज होनी चाहिए। तो मैंने इस सिलसिले में एक 3D प्रिंटर अपने लिए परचेज़ किया, घर में रखा हुआ था, और अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल के पेशेंट्स पे आस्ता आस्ता वही प्रोटोकॉल्स आजमाता गया। जो बचपन में आप किया करते थे। हाँ जी, वही बस एक वजह तो ये थी कि कंप्यूटर्स के साथ जो मेरा शौक़ जो था वो चला आ रहा था टेक्नोलॉजी के साथ। तो मेरे लिए बाकी बंदों की बनिस्बत थोड़ी लर्निंग पेस जो थी वो ज़रा तेज़ थी कंपेयर टू अदर्स। जो 5-6 साल से लगे हुए थे वही काम हमने 6 महीने साल में कर लिया था। तो अपने पेशेंट के लिए अलाइनर्स में देता गया और रिज़ल्ट्स काफ़ी बेहतर थे कंपेयर टू व्हाट अदर कमर्शियल कंपनीज़ वर ऑफरिंग। तो वहाँ पे वो पर्सनलाइजेशन की बात आ गई। उसके बाद मेरा जहन ये बन गया कि ये चीज़ जो है सिर्फ मैं अपने लिए यूटिलाइज़ नहीं कर सकता, ये बाकी डेंटिस्ट के साथ शेयर करने की चीज़ है, ये टेक्नोलॉजी जो है, ये स्किल जो है। तो इस सिलसिले में मैंने अपने लाइक माइंडेड कोलीग्स को साथ लिया और उनके पेशेंट्स के लिए भी वही ट्रीटमेंट प्लान्स वगैरह बना के अपने घर से ही उनको सारा मैन्युफैक्चर वगैरह 3D प्रिंट वगैरह करके उनके लिए पार्सल वगैरह कर देता था। तो उससे लोगों की कॉन्फिडेंस जो है पेशावर के रीजन में थोड़ी अलाइनर्स के बारे में बढ़ गई थी। तो फिर आपने इसको मज़ीद नहीं बढ़ाया, कोई कंपनी वगैरह नहीं इस्टेब्लिश की इसके लिए? पहले तो मेरा कंपनी की तरफ बिल्कुल ख्याल ही नहीं था, क्योंकि इवन दो मेरे स्किल को देखते हुए 2-3 तरफ से ऑफ़र हुई कॉपरेशन वगैरह की कि आप आ जाए हमारे साथ काम कर ले, हम इसको थोड़ा बहुत कमर्शलाइज़ कर ले। मगर कमर्शलाइजेशन में मैं सबसे बड़ी चीज़ से जो हिचकिचा रहा था कि कमर्शलाइज़ जब एक चीज़ हो जाती है तो वहाँ पे ये एथिकल एस्पेक्ट जो है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, प्रॉफिट्स की तरफ ध्यान ज़्यादा हो जाता है बंदे का। एंड आई डिडंट वांट टू लूज़ दैट। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया और मैं थोड़ा पोलाइटली रिजेक्ट कर देता था कि अभी मेरा माइंड नहीं बना। फिर 2 साल पहले की बात है कि मेरा राशिद चुगताई साहब के साथ तारुफ़ हो गया था। उससे पहले मैं उनको नहीं जानता था। मेरा अपना एक कॉलीग है, उनके थ्रू मेरे उनसे इंट्रोडक्शन हो गई। तो उस वक्त भी मेरा माइंड नहीं बना था। अच्छा। इस लिहाज से बिल्कुल नहीं बना था। मेरे इनसे इंट्रोडक्शन हो गया, मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया था कि ये बिज़नेस वगैरह और डेंटिस्ट्री वगैरह को किस शौक़ से डील कर रहे हैं। यानी चुगताई साहब के बारे में आजकल सबको पता होगा डेंटल कम्युनिटी में जो है कि पहली दफ़ा डिजिटल डेंटिस्ट्री को भी ये पाकिस्तान में ये ही ले आए थे। कैट कैम टेक्नोलॉजी को भी पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस कराए थे, इम्प्लांट्स को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। तो उनके साथ थोड़ा बहुत तारफ़ मेरा जब हो गया कि मैं अलाइनर्स वगैरह कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वही बात छिड़ गई कि हम अलाइनर्स में नया क्या कर सकते हैं। करंट टेक्नोलॉजी तो जा रही है, उसी तरह जा रही है, हम क्या डिफरेंस बना सकते हैं मार्केट में। तो उसमें मैं 1 साल से एक कंपनी को रिसर्च कर रहा था, बहुत क्लोजली उस कंपनी और उनके डॉक्टर्स को फॉलो कर रहा था, जो क्लेम कर रहे थे कि हमने ऐसा मटेरियल बना दिया है, डिज़ाइन कर दिया जो अलाइनर्स वगैरह में यूज़ होता है, जो ये एग्जिस्टिंग जितने अलाइनर्स मटेरियल जो है इनसे काफ़ी सुपीरियर है। तो मैंने चुगताई साहब को इस बात की सजेशन दी कि ये मटेरियल टेस्ट कर लेते हैं। इवन दो वही बात वहाँ पे आ गई कि वो मटेरियल हम डायरेक्टली लेकर नहीं आए, पहले हमने उस मटेरियल को क्लिनिक में थरली टेस्ट किया अपने ही पेशेंट्स पे कि आए ये कन्वेंशनल जो मेथड्स हैं उनसे ज़्यादा सुपीरियर रिजल्ट्स दे रहे थे। जब मैं पर्सनली सेटिस्फाई हो गया तब मैंने राशिद साहब को ग्रीन लाइट दे दिया कि ये मटेरियल जो है ये काफ़ी सुपीरियर है, पेशेंट्स इससे काफ़ी ज़्यादा खुश है, इलाज की जो ड्यूरेशन है उसमें भी कमी आ रही है और बाकी लिहाज से भी अच्छा है। तो देन वी स्टार्टेड
इनटू द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ इट कि अब इसको बाकी डेंटिस्ट तक भी स्प्रेड करना चाहिए। तो फिर यहीं से ये इवोलाइन कंपनी का आगाज़ इसी मौके पे हुआ था? जी, इसी से हो गया था फिर। ठीक है, तो अब क्या सूरत हाल है इवोलाइन कंपनी की? आप क्या-क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यूलाइन जो है बेसिकली हम सिर्फ अलाइनर्स में डील नहीं कर रहे, हम ऑर्थोडोंटिक्स के जितने डिजिटल एस्पेक्ट्स हैं उन सब को हैंडल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में हमने पहली दफ़ा ही इंट्रोड्यूस करा दिया। एक साइड पे जो हो गया, हमारे कुछ ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस जो होते हैं वो मेटल के बने होते हैं। ये पहले जो है बाय हैंड एक टेक्नीशियन जो होता था जो बहुत स्किल्ड होता था उसमें ये बना देता था, मगर वहाँ पे ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को देख ले, उसको हमने मेटल 3D प्रिंट करना शुरू कर दिया। ये भी हम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैंने राशिद साहब को कहा कि ये अप्लायंसेस भी मेटल प्रोडक्शन स्टार्ट करनी चाहिए। ये अप्लायंसेस जो थी पिछले 7-8 साल से यूरोप में कमर्शियली अवेलेबल थी, मगर इंतहाई एक्सपेंसिव थी। एक अप्लायंस जो थी वो लाखों की मिल रही थी अगर वहाँ से ऑर्डर करें, तो उसकी वजह से वो यहाँ पे पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, ना डॉक्टर अफोर्ड कर सकता है। तो हमारी इलाज की जो क्वालिटी थी वो कुछ जगहों पे लैकिंग थी। तो हमने उस चीज़ को जब पाकिस्तान में लोकली प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, अपने ही डिज़ाइंस वगैरह इनोवेट कर दिए, तो उस वजह से हमने इसकी कॉस्ट को काफ़ी हद तक कम कर दिया। तो ये आजकल हमसे डॉक्टर्स वगैरह परचेज़ कर रहे। तो बेसिकली ईवोलाइन में हमने सबसे बड़ा अचीवमेंट जो हमारी है, अफेक्ट दैट आई एम प्राउड ऑफ, कि जो चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे पिनिकल ऑफ टेक्नोलॉजीज़ पे हैं वो हमने पाकिस्तान में लोकली प्रोवाइड करना शुरू कर दिया एट अ वेरी रीज़नेबल कॉस्ट। तो क्या-क्या चीज़ें हैं? अगर उसकी एक जो है ज़ाहिर अगर बहुत ज़्यादा हैं तो फिर भी उसकी फ़ील्ड्स की लिस्ट आप हमें दे दें ताकि लोगों को पता तो चले कि हो क्या रहा है। इसमें एक ये डिजिटली डिज़ाइंड एक्सपेंडर होता है। पहले एक्सपेंडर्स जो होते थे ये बाय हैंड बनते थे और इनमें एक स्क्रू लगती थी। ये जो होते थे ये 15 साल 16 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में नहीं लग सकता था, क्योंकि उस वक्त तक उनकी जो फेस की स्ट्रक्चर और हड्डी जो होती थी वो सॉलिडिफाई हो जाती थी, तो उस वजह से उनमें इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता था। अब उसकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको हम मार्पी कहते हैं, ये बेसिकली बोन में स्क्रूज़ वगैरह डिजिटली गाइडेड लगा देते थे, उसकी मदद से ये पैलेट वगैरह तालुकों के स्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हैं। तो अगेन ये टेक्नोलॉजी जो थी बहुत एक्सपेंसिव थी, हमने पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। दूसरी तरफ तक दांतों को बग़ैर एक्सट्रैक्शन के पीछे किस तरह ले जाएं, सही। ये जो चीज़ थी ये अभी तक जो ऑर्थोडोंटिक कम्युनिटी में थी एक इम्पॉसिबल चीज़ कंसिडर की जाती थी। इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि इसकी जो कन्वेंशनल ब्रेसेस के साथ रिजल्ट्स थे इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं आए। इसके लिए भी हमने एक डिज़ाइन जिसको डिजिटल स्लाइडर कहते हैं वो यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जिसको मरीज़ के मुंह में लगा देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, और वो दांतों को एक्सट्रैक्शन से बचा देता है कि दांतों को पीछे भी ले जाए और एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत भी ना पड़े। तो हमने जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं मरीज़ और डेंटिस्ट दोनों के लिए एक्सपेंड कर दिए हैं। पहले लोग लिमिटेड थे एक ख़ास एस्पेक्ट तक कि बस यही इलाज का दायरा कार है, क्योंकि उसके इक्विपमेंट ही अवेलेबल नहीं थे। अभी हमने उसको एक्सपेंड कर दिया है। ठीक ठीक ठीक। तो ये नहीं कि आप ये कह रहे हैं कि आप 3 बेसिक फील्ड्स में काम कर रहे हैं? बिल्कुल। एक अलाइनर से ताल्लुक़ रखता है जिसमें हम दांतों को सीधा करते हैं। दूसरा ये ऑक्सिलरी ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस हैं जिसमें एक्सपेंडर्स आ गए, स्लाइडर्स वगैरह आ गए, इंट्रूशन डिवाइसेस आ गई। तीसरा जो है ये पेशेंट की फेस सर्जरी से रिलेटेड जो है कि अक्सर पेशेंट्स होते हैं इनके दांत जो है सिर्फ ब्रेसेस या अलाइनर से ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि उनके ऊपर और नीचे वाली जॉज जो होती है उनमें डिस्क्रिपेंसी होती है। उसको किस तरह ठीक करते हैं? सर्जरी के ज़रिए। अगेन सर्जरी के ज़रिए जो ओल्ड स्कूल मेथड जो था उसका, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, काफ़ी बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज और टाइम उसमें ज़ाया हो जाता था, और उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं आती थी। तो एज़ अ रिज़ल्ट मरीज़ जो थे वो सर्जरी से भागते थे। अभी सर्जिकल के एस्पेक्ट को हमने डिजिटाइज़ कर दिया है। डिजिटली पेशेंट को दिखा देते हैं कि आपकी सर्जरी इस तरह हो जाएगी, तो आपका फेस स्ट्रक्चर सर्जरी के बाद इस तरह आएगा। तो हमारी केस एक्सेप्टेंस इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा यासिर साहब ये बताइएगा कि मतलब आप सिर्फ एक एलाइनर की बात करें अगर जी इसमें, जी तो मार्केट में बहुत सारे एलाइनर्स दस्तयाब हैं। बिल्कुल जी। अब जो चीज़ आप लेके आए हैं आप ज़रा थोड़ा सा बताएं तो सही कि वो कैसे यूनिक है? अच्छा, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि
मार्केट में ये बात एक फैक्ट है कि बहुत ज़्यादा अलाइनर कंपनीज है, बल्कि पाकिस्तान में मैं ये कह लूँ कि अलाइनर का ऐसे बबल सा हो गया है कि इसमें लेजिटिमेट कंपनीज भी हैं जो अच्छा काम कर रही है, और थोड़ी बहुत कंपनीज जो है वो थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड काम कर रही है। तो एज अ रिज़ल्ट डॉक्टर्स को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो डिज़ाइन टीम है वो एक्सक्लूसिवली ऑर्थोडोंटिस्ट पे बेस्ड है, जो स्पेशलिस्ट हैं, और फिर डिजिटल ऑर्थोडोंटिक्स में स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग भी उन्होंने अचीव की है। तो सबसे पहले यूनिक फैक्टर तो हमारे ये हो गया कि हमारी डिज़ाइन टीम का जो नॉलेज है और टेक्निकल स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू अदर कंपनीज। दूसरी जो है इनोवेशन ही कह लें कि हमने मटेरियल में इनोवेशन कर दी है। 99% जो आजकल अलाइनर्स मार्केट में चल रहे हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। अब प्लास्टिक जो है वो मेटल ब्रेसेस के मुकाबले में एक बहुत वीक चीज़ कंसिडर की जाती है हमारे ऑर्थोडोंटिक्स वर्ल्ड में। उसकी ना फोर्सेस इतनी इफ़ेक्टिव होती है, ना वो दांत को उस कंट्रोल्ड अंदाज में ले जा सकता है डिज़ायर्ड पोजीशन में। उस पे काफ़ी रिसर्चेस हुई हैं अभी तक। एज ए रिज़ल्ट अभी भी 80% पेशेंट्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फिक्स ब्रेसेस से ट्रीट होते थे, क्योंकि प्लास्टिक की अपनी लिमिटेशंस थी, उसकी फोर्सेस वगैरह बहुत वीक थी, उसकी जो रिटेंशन पीरियड जो था वो बहुत ज़्यादा छोटा था। तो रिज़ल्ट जो पेशेंट है वो अलाइनर ट्रे पे अलाइनर ट्रे चेंज करते जा रहे होते हैं और रिज़ल्ट उतना स्टैंडर्ड नहीं आ रहा था। अब ये मटेरियल जो है इसमें यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि प्लास्टिक से नहीं बना होता, ये डायरेक्ट 3D प्रिंटेड बना होता है। दूसरा इसकी कंपोजिशन जो है इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम शेप मेमोरी कहते हैं। शेप मेमोरी सिंपल टर्म्स में ये है कि एक मटेरियल जो है अगर वो डिफॉर्म हो जाए, फ़र्ज़ के तौर मरोड़ दे उसको, तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। हाँ, ये हमारे पास ऑर्थोडोंटिक्स में जो है वो मेटल वायर्स में ये फीचर अवेलेबल थी, प्लास्टिक में ये नहीं अवेलेबल थी। अब फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ये अलाइनर्स में भी ये प्रॉपर्टी इनकॉर्पोरेट हो गई है। शेप मेमोरी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो ये इजीली डिफॉर्म नहीं होता। इजीली डिफॉर्म नहीं होता तो ये मरीज़ के दांतों पे ज़्यादा टाइम तक फोर्सेस लगा सकता है, और आइडियल फोर्सेस लगा सकता है जो हमारी टूथ मूवमेंट के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट तो ज़्यादा प्रिडिक्टेबल टूथ मूवमेंट होती है। सही। तो ये जितनी बातें आपने बताई हैं कि इतने आपने जो हैं स्पेशलिस्ट आपके पास हैं ये हैं, तो इस काम को इस अंदाज में डेवलप करने में तो बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे आपको। वो क्या क्या थे, वो भी ज़रा शेयर करते हैं। सबसे पहले चैलेंज तो मुझे ही हुआ क्योंकि मैं सेल्फ़ लर्निंग कर रहा था। बेसिकली जब आपके पास कोई मेंटर वगैरह ना हो या लर्निंग ट्यूटोरियल्स वगैरह ना हो तो काम सीखने में सबसे बड़ी रुकावट क्या आती है कि कौन से काम को सीखा जाए, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे। उसमें प्रैक्टिकल चीज़ क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसमें ट्रायल एंड एरर बहुत सारे हो रहे थे, मगर वही परसिस्टेंस के साथ उनको ओवरकम करता गया इन चीज़ों को। तो पर्सनल लेवल पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आए थे मुझे कि डिजिटल ऑर्थोडोंटिक्स को विदाउट अ मेंटर मैं किस तरह डेवलप कर सकूँ और सीखूँ। फिर अलॉन्ग द वे जो है मुझे इंटरनेशनल लेवल पे 2-3 मेंटर्स मिल गए। एक न्यूयॉर्क वाले क्लिनिक का कहा था, इस तरह जर्मनी और इटली में भी 1-2 मेंटर्स मुझे मिल गए थे जिनके साथ मेरी अच्छी खासी कॉरेस्पॉन्डेंस रही, तो उन्होंने मेरे लिए प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया था। अब टीम बिल्डिंग के लिहाज से जो है तो उनको आजकल मैं थोड़े बहुत इंटरनेशनल कोर्सेज़ वगैरह जो है अलाइनर्स पे, तो वो मैं उनको पढ़ा रहा होता हूँ। सही। उनको दे देता हूँ वीडियोस की, यार ये इंटरनेशनल स्पीकर है अलाइनर्स पे, इनके कोर्सेज़ देख लो, कोई नई चीज़ सीखने को मिल जाती है। वो हफ्ते बाद कहते हैं कि यार सारा कोर्स तो 20-30 घंटों का मैंने देख लिया, इसमें नया क्या था। मैंने कहा बस नया मैंने सिखा दिया है बस बाकी कुछ इधर उधर से कोई नेट पॉइंट मिल जाए तो बस वो पिकअप कर लेना। सही। तो टीम बिल्डिंग के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह जो चैलेंजेस मुझे थे तो वही मैं टीम को पढ़ाता गया कि यार ये चैलेंजेस आए थे तो इनको नहीं करना इस तरह, यू ओवरकम दिस। तो उनको शॉर्टकट बेसिकली मिल गया लर्निंग के लिए। आपको मेंटोर नहीं मिला लेकिन आप बहुत से दूसरों के लिए मेंटोर बन गए। बिल्कुल, बस मेरे लिए तो बस चैलेंज रहा खूब, बस मैं नहीं चाहता था कि ये चीज़ बाकियों के लिए भी चैलेंजिंग रहे। सही। हमारी जो अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन मार्केट में एक डिफिशिएंसी मैंने सीखी है कि लोग पढ़ाने के लिहाज से थोड़े से रिलक्टेंट होते कि यार स्किल मैंने सीख लिया है तो अब मैं इस पर उम्र भर के लिए बैठा रहूँगा कि मैं किंग हूँ इस फील्ड का।
नॉलेज जितनी ज़्यादा स्प्रेड होगी उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होगी। यानी मैं अपनी टीम को हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप साल में मुझसे बेहतर नहीं बन गए तो दैट मीन्स आई हैव फेल्ड माई जॉब एज अ मेंटर। तो हो सकता है कि हमारी टीम में या पाकिस्तान में और कोई बंदा हो जिसको हम पढ़ाएं, उनको डिजिटल डेंटिस्ट्री, डिजिटल ऑर्थोडोंटिक्स पे ऑप्टिमाइज़ करवाएं, वो हो सकता है हमसे और ज़्यादा इनोवेशंस कर ले। तो एट द एंड ऑफ द डे ये बोथ डॉक्टर और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में ज़्यादा इफेक्टिव होगा जितनी ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड होती जाएगी। लेकिन यासिर साहब, जब आप ये करेंगे ये मेंटोरशिप से, तो आप अपने लिए खुद कंपिटिटर नहीं तैयार करेंगे? ये इन अ वे बात सही भी है और इससे थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट भी करूँगा। देखिए, कंपटीशन की बात उस वक्त आ जाती है जब लोगों को मार्केट में अपना नाम क्रिएट करना या मार्केट को पकड़ने का स्किल नहीं जानते। अब यूरोप में देख ले, इस तरह का कोई कल्चर है ही नहीं कि यार मैंने अगर इसको पढ़ा दिया तो कंपटीशन वगैरह बढ़ जाएगी। हर बंदा अपनी जगह पे लगा होता है। हमारी मार्केट में जो होता है एक कल्चर हमारी सीनियर से डेवलप हुआ है कि लोगों को सीखने सिखाने से रोक रहे थे। तो लोगों में ऑटोमेटिकली ये चीज़ डेवलप हो गई। तो बहुत अरसे तक वो लोग जो थे उस स्पेसिफिक रीजन के ऐसे स्पेशलिस्ट कंसिडर किए जाते थे या एक्सपर्ट्स कंसिडर किए थे और बाकी ऑर्डिनरी डेंटिस्ट कंसिडर। तो लोगों में एक सोच पड़ गई कि यार आगे बढ़ने का तरीका यही है। सही। इसमें नहीं कि यार तुम भी हाई क्वालिटी डेंटिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट बन जाओ, ये भी हाई क्वालिटी डेंटिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट बन जाएगा, दोनों अपने अपने हिस्से के पेशेंट्स कर लेंगे। हमारे यहाँ तो आलू छोले की जो दुकान खुलती है वो भी कहता है हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली तो हमारी जगह खालिस यही ब्रांच है। तो बस बात वही आ गई ना कि देखिए कोई दूसरी बात यहाँ पे असल में ये आ जाती है कि जो लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो वो उस हद तक अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। इम्प्रूव जब नहीं करते तो वो दूसरे तरीके, थोड़े अंडर हैंड टैक्टिक्स एक्वायर करने की कोशिश, यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि इससे आगे निकल जाएंगे। तो वहीं से वो बात आ जाती है कि फ़र्ज़ किया मैं किसी बंदे को थोड़ा सा लिखा पढ़ाऊँ डिजिटल डेंटिस्ट्री में, वो आगे उसका शौक नहीं है, उसने 2-3 स्किल्स पकड़ लिए, वो अपने मार्केटिंग में लग गया कि यार मैं एक्सपर्ट हूँ। अब ऑब्वियसली वो जब मार्केट स्किल्स डेवलप नहीं करेगा तो एंड ऑफ द डे पेशेंट को क्या होगा? पेशेंट को नुकसान होगा। पेशेंट को जब नुकसान होगा तो उसका अलाइनर से एतबार ही उठ जाएगा। जिस तरह आजकल मैं फिर से ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ मार्केट में कि सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स हो रही है क्योंकि लोगों के पास वो स्किल नहीं है। तो अलाइनर्स पेशेंट प्रेफर नहीं करेंगे, ब्रेसेस करेंगे। तो जिन जिन लोगों ने अलाइनर्स की दुकान खोली हुई है तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इस अरसे में जितने ज़्यादा लोग अच्छे डेवलप होंगे तो हर किसी को अपने मार्केट का एरिया कैप्चर करने का मौका आ जाएगा। सही। अच्छा, ये अलाइनर आपने कहा कि आपने बहुत R&D की, इसके ऊपर यूनिक जो है मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाए, तो क्या मतलब उसमें फ़र्क क्या है? मतलब नॉर्मली जब आप अलाइनर लेते हैं तो आपको एक ट्रीटमेंट के लिए 30-35 अलाइनर लेने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। तो आप इस मटेरियल, इसमें भी कोई फ़र्क पड़ा है या यहाँ पे भी वही प्रैक्टिसेस है? बिल्कुल, जैसे मैंने प्रीवियसली कहा कि शेप मेमोरी प्रॉपर्टी की वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग फोर्सेस दे सकता है। इसकी वजह से इसकी इलास्टिसिटी भी इम्प्रूव हो गई है। तो पिछले हमारे एक अलाइनर्स में जो थी, एक अलाइनर में लिमिटेड अमाउंट ऑफ टूथ मूवमेंट हो सकती थी। अभी इस अलाइनर्स में जो है 3 to 4 टाइम्स वो मूवमेंट कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई है। तो कल को जो केसेस जो होते थे 30-40 अलाइनर्स में होते थे, तो आज हमारी जो अलाइनर्स बन रहे 12-13 अलाइनर्स में सारी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाती है उनकी। अच्छा, 12-13 यानी कि आप ये कह लें कि आपका 1/3 जो है उसकी नंबर्स ऑफ अलाइनर्स जो है ना वो रिड्यूस हुए हैं। बिल्कुल ठीक, ये तो बड़ी चीज़ है। अच्छा, वैसे आम तौर पे जब एक बंदा जाता है, आप ये इतनी बातें जो हमने की हैं यहाँ पे पॉडकास्ट देख के कोई बंदा आपके पास ही आता है तो सारा उसकी तवक्कुआत तो बहुत हाई होंगी। तो आप क्या समझते हैं कि क्या तवक्को लेके आनी चाहिए उसे, और डॉक्टर्स जो है उनकी क्या तवक्को होनी चाहिए ये जो है ना अलाइनर इस्तेमाल करते हुए? अनफॉर्चुनेटली हमारे एरिया में जिस तरह मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया कि जब कॉम्पिटेंसी नहीं होती तो लोग मार्केटिंग में अंडर हैंड टैक्टिक्स डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो अलाइनर्स के हवाले से जो मार्केटिंग बहुत लोकल एंड इंटरनेशनल लेवल पे हुई है उसमें बहुत सी फॉल्सिफिकेशंस मौजूद हैं। एक तो ये कि लोग कहते हैं कि ये ब्रेसेस से ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट दे देते हैं और ज़्यादा तेज़ ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। दूसरा सबसे जो डॉक्टर्स की मिसकंसेप्शन जो होती है अलाइनर्स के हवाले से
चाहिए एक ही दफ़ा अलाइनर का डब्बा पेशेंट को पकड़ा दो, उसको कहो कि बस बाहर मुल्क चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो करना है कर लो, उसके बाद आपको आने की ज़रूरत नहीं है। डेंटिस्ट्री में फ़ॉलोअप की नीड बहुत ज़्यादा है कि आपने एक इलाज कर दिया तो उसको 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद फ़ॉलोअप करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या आया मेरा इलाज सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, या इलाज उसी तरह हुआ है जिस तरह होना चाहिए कि नहीं। तो अलाइनर जिस तरह ब्रेसेस में मंथली चेकअप्स होते हैं, अलाइनर्स ने बेसिकली उनको कम कर दिया है मगर रिडंडेंट नहीं किया, उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किया। तो अलाइनर्स के हवाले से मिसकंसेप्शन यही रही है कि मरीज़ भी यही समझता है कि बस अलाइनर्स मैं घर ले जाऊंगा, मैं यूज़ करूंगा और बस मामला ख़त्म हो गया। इसमें थोड़े बहुत फॉलोअप्स की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो मैं पेशेंट्स को भी यही कहता हूँ कि मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी ट्रीटमेंट अभी इनविजिबल हो रही है तो आप बस गायब हो जाए। आई हैव टू कीप ट्रैक कि आपकी ट्रीटमेंट उसी तरह हो रही है जिस तरह होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि कल को उसी ट्रीटमेंट मरीज़ की ट्रीटमेंट अगर सब स्टैंडर्ड हो गई तो एट द एंड ऑफ द डे वो अलाइनर कंपनी को नहीं पकड़ता कि यार फुला अलाइनर कंपनी ने मेरा अलाइनर बनाया है तो इलाज ख़राब होगा। वो डॉक्टर को पकड़ेगा कि आप डॉक्टर थे, यू आर सपोज टू बी द एक्सपर्ट, आपने मुझे मिसलीड किया। सही तो इस हवाले से डॉक्टर की एक्सपेक्टेशंस और कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि ये एक्सपेक्टेशंस इलाज से रखें एंड दिस इज़ हाउ इट शुड गो। तो मतलब क्या आप सजेस्ट क्या करते हैं कि कितने अरसे बाद एक विज़िट डॉक्टर को इसमें कर लेना चाहिए अलाइनर जब वो यूज़ कर रहे हैं, और मरीज़ को भी ये बात अवेयर होना चाहिए कि इतने अरसे बाद एटलीस्ट मुझे अपने रिजल्ट्स जो है ना वो वेरीफाई करने चाहिए? ये बेसिकली ट्रीटमेंट कम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। कम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स जो होते हैं उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी लो होती है, उनमें फॉलोअप्स ज़्यादा हाई रखने चाहिए। अभी हमारे पास सिंपल केसेस आ जाते हैं क्लिनिक में, तो मैं पेशेंट को कहता देता हूँ कि आप 6-7 महीनों बाद आ जाएं, या बिलाशुबा इलाज कंप्लीट हो जाए, आपका अलाइनर का सेट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मुझे विज़िट कर ले। इलाज एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हुआ हो जाता है। कम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स आ जाती है तो उसमें मरीज़ को मैं बार बार रीइंफोर्स करता हूँ कि आपने या विज़िट करना है या कम से कम मुझे अपनी पिक्चर या वीडियो है, अगर दूसरे सिटी में है या दूसरे कंट्री में है तो मुझे भेजा करें मंथली या बाई मंथली, कि मुझे पता चले कि ट्रीटमेंट ऑन ट्रैक जा रही है कि नहीं। तो ये इसमें ज़रूरी होता है। सही 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 सही। तो ये नहीं कि इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं हो सकता, बल्कि उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होगा कि बिल्कुल क्या ट्रीटमेंट हो रही है और उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या कितनी है। बिल्कुल जी, ये कस्टमाइज्ड अप्रोच है इसकी। ठीक, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, फिर अगर ये भी कस्टमाइज अप्रोच है, इसके अंदर ब्रेसिस में भी होता है, तो फिर ये ज़रा फिर क्लियर करें कि भाई एक डॉक्टर क्यों इन्वेस्ट करे इस नई टेक्नोलॉजी के अंदर? वही अपनी प्रीवियस बात दोहरा लूँगा कि देखिए, इवन दो नई टेक्नोलॉजी है, स्लाइटली एक्सपेंसिव ज़रूर होगी डॉक्टर के लिए एंड इन टर्न पेशेंट के लिए भी होगी, मगर मरीज़ एट द एंड ऑफ द डे ये बात मानने से इनकार करता है। एंड आई हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स कि अगर उसका इलाज फ्री में हुआ है या उसका इलाज 10 लाख में हुआ है, मरीज़ एट द एंड ऑफ द डे परफेक्ट रिजल्ट्स चाहता है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन सोशल मीडिया के दौर और सोशल मीडिया और मार्केटिंग की वजह से माइंड बना होता है कि दिस इज़ हाउ माई रिज़ल्ट शुड बी। वो रिज़ल्ट्स अगर अचीव ना होते तो वो एट द एंड ऑफ द डे डेंटिस्ट को पकड़ेगा, डेंटिस्ट की बैड रेपुटेशन बनाएगा सिटी में कि ये इस डेंटिस्ट ने मेरा इलाज क्लियर काम अलाइनर्स खराब के कर साथ दिया नहीं है। किया। तो इसमें डेंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो इसमें कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश ना करे कि क्राउन लो क्वालिटी बनाए या अलाइनर लो क्वालिटी का बनाए। ऑब्वियसली जो चीज़ सस्ती होगी उसकी क्वालिटी ही कम होती है, ये बात तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो इसमें डेंटिस्ट को चाहिए कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट का ख्याल ज़रूर रखा करें कि जितनी वो लैब वर्क में इन्वेस्टमेंट करेगा, लैब वालों के साथ उसकी कोलैबोरेशन अच्छी होगी, इन टर्न उनकी पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ ही अच्छी होती है एंड इन टर्न पेशेंट आगे को ज़्यादा पे करने को तैयार भी हो तैयार जाता होगा है। और दूसरों को रेफ़र भी करेगा। एग्जैक्टली तो इसलिए जो है ना, आप समझते हैं कि ये काम जो है वो ज़रूर करना चाहिए बिल्कुल डेंटिस्ट्री जी, को। और जैसे तो वैसे भी होता है कि आप खुद को अपडेट करते हैं वक्त बिल्कुल के साथ एग्जैक्टली साथ, उसी तरह से जो है बाकी चीज़ें जो आपका लैब वर्क है उसके साथ भी अपडेट होना चाहिए। बिल्कुल जी, यानी कंटिन्यूइंग एजुकेशन तो मेरे नज़दीक एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है। अ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि ये किसका कोट है, मगर वही द डे यू डाई इज़ द डे यू स्टॉप लर्निंग।
कि जिस दिन आपने कहा कि बस मैंने लर्न कर दिया है, कर वहीं दिया। पे आपकी प्रोग्रेस स्टॉप हो गई। थोड़ी बहुत मोमेंटम आपको कैरी कर लेगी एज अ डेंटल प्रोफेशनल, एज अ लैब टेक्नीशियन, उससे आगे नहीं गई, यू विल बिकम रिडंडेंट सून इनफ। और ख़ुसूसन आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर जो चल रहा है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लर्निंग कैपेसिटी और डेवलपमेंट कैपेसिटी जो है वो एक्सपोनेंशियल जा रही है। हम्म। पहले टेक्नोलॉजीज़ और लर्निंग की रेट जो थी वो थोड़ी बहुत लीनियर या पैराबोलिक सी थी, आजकल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जा रही है। तो अगर आप टॉप ऑफ़ योर गेम नहीं रखेंगे, कंटिन्यूइंग एजुकेशन नहीं करेंगे, तो वेरी सून यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। लोगों का डिजिटल टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये थोड़ा गलत तासुर होता है कि दे विल रिप्लेस अस। लोगों में थोड़ी बहुत हम्म। मायूसी फैल जाती है, थोड़ी डिप्रेशन हो जाती है कि इतनी ख्वारी, इतनी डॉक्टरी का पढ़ाई का क्या फ़ायदा जब आई एम गोइंग टू बी रिप्लेस्ड। कुछ लोग डिनाइल में जा रहे होते हैं, जो वो आजकल मैं देख रहा हूँ कि नहीं, एआई या डिजिटाइजेशन के नेवर रिप्लेस डॉक्टर्स। आपके जो टेलीफोन हैं, आपके जो सारे सर्विसेज हैं, ईमेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इन्होंने प्रीवियस टेक्नोलॉजीज़ को ओवरकम कर लिया है, हम्म। उनको रिप्लेस कर लिया है। तो वेरी सून द करंट टेक्नोलॉजी या द करंट टेक्निक्स वी आर वर्किंग विद, दे विल आल्सो बिकम ऑब्सोलीट। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो इसमें अगर कंटिन्यूइंग एजुकेशन नहीं होगी, डेवलपमेंट की तरफ फोकस नहीं होगा, तो उसमें बहुत जल्दी पीछे रह जाएंगे सब। अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है बहुत और ज़्यादा। कंटिन्यूसली अपडेट करना बिल्कुल पड़ेगा। जी। तो अच्छा, एक फिर मेरा आखिरी में जो है एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपने कहा कि आपने एक यूनिक जो जी। है टेक्नोलॉजी, एक नहीं बल्कि कई एक यूनिक बिल्कुल टेक्नोलॉजीज़ जी। पाकिस्तान में लॉन्च की हैं, बहुत सारी R&D की है, बहुत चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ किया है। तो पाकिस्तान में तो एक बड़ा इशू जो है वो कॉपीराइट्स का भी है। यहाँ बिल्कुल। तो आप चीज़ निकालते हैं और कल जो है वो फिर उसके असली की आप पहचान जो है ना आपको ढूंढनी पड़ती है खुद भी कि असली कौन सा है। अक्सर तारू जब्बा के कबाब खाने जाते हैं तो लोग वहाँ पे भी ढूंढ रहे होते हैं कि असली वाला कौन सा है। बिल्कुल, वैसे मोटरवे पे या जीटी रोड पे जा रहे होते हैं तो हर रेस्टोरेंट पे असली मियाँ जी की दाल वाला दाल होती लिखा है। होता है कि ये असली ही है। तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली ये एक इशू है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेवल पे इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉपीराइट्स इज़ एन एसेंशियल थिंग कि लोगों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो थेफ्ट में ना आ जाए। बट अगर लोग कॉपी करने की कोशिश करेंगे, आई विल कंसिडर दैट अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर माई सेल्फ। क्योंकि लोग किस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं? जो चीज़ सक्सेसफुल हो, जो चीज़ अच्छी हो। अगर सही। उसको लोग कॉपी करेंगे तो आई विल बी हैप्पी अबाउट इट एंड आई विल कंसिडर अ मैटर ऑफ प्राइड। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो है, अगर लोग हमारी अलाइनर्स को कॉपी करने की कोशिश करेंगे या ट्रीटमेंट टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, उसका ब्रॉडर रेंज में फ़ायदा क्या होगा? डेंटिस्ट को हाई क्वालिटी सर्विस मिलेगी और मरीज़ को हाई क्वालिटी सर्विस मिलेगी। मरीज़ खुश होगा, वो बाकी पेशेंट्स को रेफ़र करेगा अलाइनर ट्रीटमेंट के लिए। एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की अलाइनर मार्केट को ही फ़ायदा होगा। तो इसमें आई डोंट थिंक लोगों को इतना डरना चाहिए कि ये चीज़ कॉपी हो गई तो क्या होगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मार्केट, और मार्केट ज़्यादा एक्सपेंड ही परफेक्शन की तरफ जाने से होगी। तो लेकिन एक चीज़ ये है कि कॉपी की क्वालिटी जो है वो भी तो होनी चाहिए ना। अब बिल्कुल। एक चीज़ है कि किसी चीज़ का रेप्लिका क्रिएट करना, एक है कि 2 नंबर माल बनाना, और ये भी तो कॉपी के ज़ुमरे में ही आती है। बिल्कुल वही बात आपकी हो गई। आपने मुझसे प्रीवियसली क्वेश्चन किया कि जिन लोगों को मैं सी कोर्सेज दे रहा हूँ, जिन लोगों को डिजिटल ऑर्थोडोंटिक्स में मैं ट्रेन कर रहा हूँ, कल को वो मेरे कंपेटिटर्स भी बनेंगे। एक चीज़ होती है द लर्निंग प्रोसेस। एक लोगों को स्पून फेड हो जाता है, वो नॉलेज जो है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी का फैक्टर है। जिन लोगों को स्पून फेड नॉलेज हो जाती है तो वो उसकी कदर नहीं करते, वो उसको ग्रांटेड रखते हैं कि बस ये है इस तरह। सही हो गया। वो उसको और डेवलप या उससे ज़्यादा फ़ायदा निकालने की कोशिश ही नहीं करते। तो दे मोस्टली स्टे एट दैट लेवल, क्योंकि उनको नॉलेज एक्विजिशन में कोई हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। उनको जितने मिस्टेक्स वगैरह आ रहे होते, जितने R&D का प्रोसेस होता है, वो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो उनको ऑब्वियसली कल को और डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो आई वुड से कि अगर कोई रेप्लिकेट करने की कोशिश भी कर रहा है, आई वुड से फॉर द गुड ऑफ ऑल द अलाइनर मार्केट इन पाकिस्तान, ट्राई टू बेटर इट। सही, अच्छी चीज़ बनाए, भले जो है ना उसको रेप्लिकेट कर लें, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन ये है कि 2 नंबर माल ना बनाए। और देखिए, कंपटीशन दो तरह की होती है।
एक कंपटीशन जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में है कि यार ये बंदा अगर 10 घंटे काम कर रहा है या 10 घंटे पढ़ रहा है तो मैं 20 घंटे पढ़ूंगा, इससे आगे निकल जाऊंगा। तीसरा बंदा कहता है यार ये 20 घंटे काम कर रहा है, मैं 30 घंटे काम करता हूँ। एंड ऑफ द डे क्या होता है, हर बंदे की डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही होती है, मार्केट में अच्छी से अच्छी इनोवेशन आ रही होती है। दूसरी तरफ कंपटीशन का जो हमारे साउथ एशिया में थोड़ा कॉमन है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह ले, यहाँ के साउथ एशियन कल्चर में है कि ये आगे जा रहे हैं, इसको रोकने की कोशिश करो। मैं खुद आगे नहीं जाऊंगा इससे, इसको स्टॉप करूंगा कि मैं एक दो कदम बस आगे चल जाऊँ। हाँ, टांग ही खींच लेना कि मैं एक दो कदम आगे जाके बैठ जाऊंगा कि ये तो वैसे भी रोका हुआ है। तो आई वुड से दैट वुड किल इनोवेशन इन द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म फ़ायदा थोड़ा बहुत हो जाएगा, इनोवेशन किल हो जाएगी। यानी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ को देख ले, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, इनकी स्मार्टफोन वॉर्स जो है पिछले डेकेड से जारी है। हर वक्त क्या होता है कि हर कंपनी जो है हर साल जो है पहले से बेहतर फ़ोन अपनी कंपनी से दूसरी राइवल कंपनी से बेहतर प्रोडक्ट निकालने की कोशिश कर रही होती है। एंड ऑफ द डे फ़ायदा किसको हो रहा होता है? कभी आपने नोटिस किया है कि एक कंपनी ने या दूसरी कंपनी की कंपटीशन इस तरह जा रही है तो दूसरे की सेल्स इफ़ेक्ट हो रही होती है। मार्केट वही की वही है, दुनिया का हर बंदा स्मार्टफ़ोन ले रहा है, चाहे एप्पल का हो, सैमसंग का हो, हुआवे का हो, किसी कंपनी का हो। जो इनोवेशन कर रहा होता है उसकी चीज़ मार्केट में आ रही होती है। तो आई बिलीव कि अगर इनोवेशन पे ज़्यादा पुश दें, इसमें कंपटीशन ज़्यादा लाएं, तो ज़्यादा हेल्दी भी होगा और एट द एंड ऑफ द डे मार्केट बेस भी अच्छा होगा इससे। तो आप ये यासर साहब बताइएगा कि आपका विजन क्या है एवोलाइन कंपनी के बारे में? कहाँ तक आप लेके जाना चाह रहे हैं? आपने मिसालें तो एप्पल और सैमसंग की दी हैं, बिल्कुल। तो एवोलाइन कहाँ तक जाएगी? देखिए, जितनी कंपनियां आजकल जो हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे देख रहे हैं, इनकी भी बिगिनिंग बड़ी हम्बल हुई थी। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं थी कि प्लेट में इनको कंपनी मिल गई, ट्रिलियन डॉलर कंपनी की ये हो गई। तो एट द एंड ऑफ द डे आई वुड लाइक टू सी इट इंटरनेशनली एज वेल, कि पाकिस्तान को कोई पॉजिटिव चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हो इंटरनेशनल मार्केट में। मेरा जो एक पर्सनल फ़िलॉसफी जो होती है लाइफ के बारे में नहीं, डेंटिस्ट्री के बारे में, कि मैं अपने कॉलीग्स के साथ कंपटीशन नहीं करता। जो मुझसे 20-25 साल आगे होते मैं इनको एज कंपटीशन कंसिडर करता हूँ, इंटरनेशनल डेंटिस्ट को कंपटीशन कंसिडर करता हूँ। उससे फ़ायदा क्या होगा? इवन दो लोग कहते हैं कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। अगर आप अपने से 20 साल, क्योंकि ऑब्वियसली उनको बहुत टाइम लगा होता है वो स्किल परफेक्ट करने में, लोग ख़ुद कहेंगे कि यार मैं कल का डेंटिस्ट हूँ, 20 साल सीनियर, 20 साल ज़्यादा एडवांस डेंटिस्ट से मैं कंपेयर करूँगा तो मुझे अपने केसेस ज़्यादा बुरे लगेंगे। इंस्टेड दैट प्रोवाइड्स मी मोर मोटिवेशन कि यार इसके लेवल तक अगर मैं अपने आप को ले गया, अगर गया भी नहीं 2-3 साल में, क्लोज तो हो जाऊँगा ना। तो उस तरह मैं एवोलाइन के लिए भी इंटरनेशनल मैट्रिक्स कंसिडर करता हूँ, नेशनल नहीं, लोकल नहीं। लोकल कंपटीशन पे अगर फोकस ही रही तो एवोलाइन जो है हमारी लैब से बाहर निकल ही नहीं सकी। इंटरनेशनल मैट्रिक के साथ कंपटीशन और वैलिडेशन मैं इसकी चाहता हूँ, तो इससे प्रोडक्ट और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यासर साहब, हम आप भी आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह करे आप ग्रोथ करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और इसी तरह नई टेक्नोलॉजीज़ को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें। बिल्कुल। तो नाजरीन, आपने सुना यासिर साहब को कि इनके अज़ाइम बहुत बुलंद हैं और ये पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। इन्होंने जो बातें की हैं वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में डेंटिस्ट्री के जो डॉक्टर्स हैं और जो मरीज़ हैं दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ, और इसके अलावा आपकी क्या राय है इस बारे में वो भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। आइंदा फिर एक नई एपिसोड के साथ, किसी नए टेक्नोलॉजी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो यासिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें।